दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो फैलाव कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता एग्जैक्टली क्या थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का मूलतः मैंने पूरा परिचय दिया था। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं उस वीडियो को थोड़ा आगे नहीं बढ़ा पाया था। मैंने उस वीडियो में जाते जाते आपको यह भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां कौन कौन से स्थल फैले हुए थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने साथ ही साथ आपसे यह भी कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां फैली हुई थी, इसको हम एरिया वाइज बांट कर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां कहां फैले हुए थे और किस प्रकार से फैले हुए थे, वह हम एक एक एरिया में बांटकर उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी कहा था कि एग्जाम में कोई सिंधु घाटी सभ्यता के छोटे छोटे स्थलों के बारे में कोई काफी डीपली सवाल नहीं पूछा जाता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सवाल पूछा जाता है वह सीधा सा एक नए पैटर्न का सवाल पूछा जाता है, मिलान कीजिए से रिलेटेड। एक और आपको स्थल दिए जाएंगे, दूसरी और उसकी लोकेशन दी जाएगी। आपको बताना होगा कि कौन सा स्थल कहां पर है, आपस में मिलाना होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया रोपड़, आपको दे दिया गया बनावली, आपको दे दिया गया चाहुंदड़ो, आपको दे दिया गया आमरी, और सामने ऑप्शंस डाल दिए पंजाब हरियाणा और डाल दिए साथ में बलूचिस्तान और साथ में डाल दिया सिंध प्रांत। तो आपको आपस में मिलाना होगा कि कौन सा स्थल कहां है। इसलिए मैंने इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके इसको प्रिपेयर किया है। तो आप भी जरा एक बार बोर्ड पर सरसरी नजर से देख लीजिए कि कौन सा स्थल कहां पे है, उसके बाद ही हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हमारी चर्चा जो होगी वह चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर होगी कि ये जो स्थल हैं वह उनमें से जो मुख्य मुख्य स्थल हैं वो स्थल हमारे जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, इसकी थोड़ी सी अंदर तक डिटेल पूछी जा सकती है। इसलिए उस डिटेल को हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से एरिया में कौन कौन से स्थल थे। जैसे बलूचिस्तान प्रांत के अंदर सूतका गैंडोर जो सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सवाल अलग से पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था। यह बलूचिस्तान प्रांत यहां पड़ता था जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत है। और सोतका कोह, सूतका गैंडोर और सोतका कोह दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बंदरगाह थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोथल जो कि गुजरात का है वही एक बंदरगाह था, ऐसा नहीं है। सूतका गैंडोर और सोतका कोह भी एक बंदरगाह ही थे। इसके अलावा मेहरगढ़ की मुख्य विशेषता यह है कि यहां पर सबसे प्राचीन कृषि के प्रमाण मिले हैं, खेती के प्रमाण मिले हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुख्य स्थलों की अगर बात करें तो मोहनजोदारो, इसके अलावा चाहुंदड़ो की विशेषता यह है कि यहां से मनके बनाने का कारखाना मिला है और लिपस्टिक बनाने का कारखाना भी मिला है। इसके अलावा कोटदीजी, यहां से कपास के प्रमाण मिले हैं, और आमरी जहां नील की खेती के प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो कोटदीजी और आमरी से कोई विशेष मुद्दा नहीं पूछा जाएगा। उन विशेष मुद्दों के अंतर्गत आपको तो आमरी और कोटदीजी इसका कोई विशेष आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा चाहुंदड़ो का ध्यान रखना है, या मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक बनाने का कारखाना मिला है। मोहनजोदारो का हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि यह बड़ा स्थल है और इससे थोड़ा सा अंदर तक सवाल जा सकता है। हालांकि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में इतना हेजिटाइट परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुख्य स्थल था हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा का भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करें भारत के पंजाब प्रांत की तो यहां मुख्य स्थल था रोपड़, जिसे रूपनगर भी कहते हैं, रोपड़। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद में खोजा गया है। इसके बाद में बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा में मुख्य स्थलों की अगर मैं बात करूं तो बनावली, भिरडाना और राखीगढ़ी। बनावली को भी थोड़ा बहुत हम डिटेल से थोड़ा देख लेंगे।
भिरडाना सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीन स्थल है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बन सकता है, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन और स्थलों की, जैसे गुजरात में, तो गुजरात में मुख्य स्थल है लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे, क्योंकि यहां से भी थोड़ा अंदर से सवाल जा सकता है। धोलावीरा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है अब तक का, और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े अक्षर भी मिले हैं। सूरकोतड़ा, यहां पर घोड़े के प्रमाण मिले हैं। हालांकि घोड़े के प्रमाण सिर्फ सूरकोतड़ा से नहीं मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं। सूरकोतड़ा और लोथल के अलावा सूतका गेंडोर से भी मिले हैं, और मोहनजोदाड़ो से भी मिले हैं घोड़े के प्रमाण। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो महाराष्ट्र में दो प्रमुख स्थल हैं, एक दायमाबाद, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है, सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, और इसके अलावा है इनाम गांव। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के और स्थल के बारे में, जैसे कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मुख्य स्थल है कालीबंगन, और इसके अलावा है आहड़, बेराठ, बालाथल, गणेश्वर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान में प्रमुख स्थल हैं। ज्यादा डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाएगी, हालांकि कालीबंगन को हम अलग से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जरूर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में ही बता दिया था पिछले वीडियो में। और इसके अलावा मांडी, यहां पर सोने के छल्ले बहुत सारे मिले हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को इसको टकसाल भी कहा जाता है। तो एक बार सरसरी नजर से आप फिर से देख लीजिए, किसी भी पुस्तक में एरिया वाइज सिंधु घाटी सभ्यता को बांट के नहीं दिखाया गया है। सारे पुस्तक, मैक्सिमम पुस्तक के अंदर, मैक्सिमम गाइड्स के अंदर सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े स्थलों को लेकर डिस्कस किया जाता है, और छोटे छोटे स्थलों को जस्ट निपटा दिया जाता है। और एरिया वाइज बांट कर पढ़ना बहुत ही समझदारी और बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थलों में और क्या क्या विशेषताएं थी, और बड़े स्थलों को लेकर हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े स्थलों को लेकर चर्चा की। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े स्थलों की अगर हम बात करें तो मुख्य स्थल थे लगभग 5-6 स्थल। तो हम उन बड़े स्थलों को थोड़ा सा एग्जाम में डिटेल भी पूछ लिया जाता है, इसलिए उनकी थोड़ी सी डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इससे पूर्व हमने सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य जितने भी स्थल हैं जो एग्जाम में पूछने लायक हैं, उन स्थलों को हमने लोकेशन के हिसाब से देखा कि कौन कौन सा स्थल कहां है। तो ज्यादा चिंता ना करें, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि हम इतने सारे कैसे याद रख पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, कभी आपने लाइफ में कभी पढ़े ही नहीं हो तो याद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन एक बार आपने अगर देख लिया तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादा परेशानी नहीं होती। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको एक अंदाजा लग जाता है कि ये चीज मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। तो आपने कभी देखे ही नहीं किसी चीज को तो उसे अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि आपने इस बोर्ड पर समझे हैं, देखे हैं कि कौन सा स्थल कहां है, तो आप आसानी से उसे मिलान कर सकते हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अब चलते हैं बड़े बड़े स्थलों की ओर। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल है जिसका नाम है राखीगढ़ी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा प्रांत के अंदर राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है वह है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ प्रांत में है। धोलावीरा की विशेषताएं कुछ हद तक मैंने बता दी थी आपको कि सबसे बड़ा स्टेडियम यहां से मिला है।
साथ ही साथ धोलावीरा की एक और विशेषता है, यह सबसे सुंदर, सबसे सुव्यवस्थित और सबसे चौड़ी सड़कों वाला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। देखिए, किसी किसी पुस्तक में धोलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताया गया है। कारण यह है कि उसमें स्टेडियम को अगर इंक्लूड करें, स्टेडियम को अगर अंदर समाहित करें, तो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाएगा। लेकिन स्टेडियम धोलावीरा से थोड़ा सा दूर है, इसलिए राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। इसके अलावा अगर और बात करें मुख्य स्थलों की, तो मुख्य स्थलों में सबसे प्रमुख आता है हड़प्पा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा वर्तमान शाहीवाल जिला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला, वहां पर मौजूद है। यह रावी नदी के किनारे था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है, जो मैंने पिछले वीडियो में टॉपिक के स्टार्ट में ही बता दिया था आपको, जो 1826 ईस्वी में प्रोफेसर चार्ल्स मेसन ने इसे खोजा था। इसके उत्खननकर्ता यानी इसकी खुदाई जो की थी वह 1921 के अंदर प्रोफेसर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ज्यादा कुछ नहीं, आपको ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हड़प्पा के बारे में इसको ऋग्वेद में हरिपुरिया भी कहा गया है। हरिपुरिया शब्द को समझिए, हर यानी ईश्वर, और हर यानी ईश्वर, और उसके अरि यानी हर के अरि यानी भगवान के दुश्मन का पुर, यानी इसको असुरपुर कहा गया है, यानी राक्षसों का नगर कहा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो हड़प्पा जो स्थल है वह भी मोहनजोदारो और अन्य स्थलों की तरह एक नगर था, और ये दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ निचला नगर था, दूसरी तरफ उच्च नगर था। बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया नगर था। इस नगर की आकृति कुछ इस प्रकार से मिलती है। ये निचला नगर था और यहां पर उच्च नगर था। बीच में से नदी निकलती थी, रावी नदी, और इसके चारों ओर एक परकोटा था, एक दीवार थी, रक्षा प्राचीर थी, और निचले उच्च नगर के भी चारों ओर एक परकोटा था, यानी दोहरा परकोटा था, दोहरी रक्षा प्राचीर थी, और पूरा नाप तोल कर बनाया हुआ शहर था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर जो हैं उनकी सड़कें हैं वह समकोणात्मक आकृति में मिलती हैं। मान लीजिए जैसे कि ये नगर है, तो इसकी सड़कें इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस प्रकार से। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5। आप अंदाजा लगाइए, आज से लगभग 3500 साल पहले भारत के निवासी इस तरह से सुव्यवस्थित रहते थे। इस व्यवस्था को ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड जानते हो ना, वो मिलाने वाला अलग अलग कलर का। तो ऐसे ही वर्गाकार आकृति में सारे गलियां, सारी सड़कें 90 डिग्री के एंगल से 90 डिग्री के कोण से एक दूसरे को काटती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जितने भी नगर हैं उनकी सड़कें समकोणात्मक आकृति में थी। ग्रिड प्रणाली पर बटे हुए सारे के सारे नगर थे। ठीक है,
साथ ही साथ हड़प्पा के बारे में मैं आपको एक और विशेषता बताने वाला हूं कि हड़प्पा जब खोजा गया 1921 के अंदर, जब इसके उत्खनन का कार्य शुरू हुआ, तब तक यहां के स्थानीय लोगों ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यानी जब तक पुरातत्व विभाग की टीम, सरकारी टीम वहां पहुंचती, उससे पहले ही बहुत सारे लोगों ने इसको पूरी तरह से नष्ट भस्ट कर दिया था। यूं समझ लीजिए यहां पर जितने भी मकान या ईंटें मिली, तो वो सारी ईंटें उन्होंने ले जा के अपने घर बनवा ली हैं। तो आपके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज भी है, इतना ज्यादा हड़प्पा के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी जानकारी हड़प्पा से हमें नहीं मिल पाती। दुर्भाग्यवश आपके लिए सौभाग्य है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन पुरातत्व विभाग और इतिहास के अकॉर्डिंग दुर्भाग्यवश इसकी पुरातत्व सामग्री लगभग स्थानीय लोगों ने, शाही वाली लोगों ने नष्ट कर दी हैं, इसलिए ज्यादा कोई प्रमाण नहीं मिलते। कुछ छुटपुट चीजें हैं यहां पर, जैसे कि यहां का R37 कब्रिस्तान हो गया, यहां पर एक कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति हो गई। तो इतना डिटेल से मेरे को नहीं लगता कि आपको एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। देखिए, मैं हमेशा जब से पढ़ा रहा हूं तब से बच्चों को, कॉम्पिटिटर को एक ही बात सिखा रहा हूं कि आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, आप सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं। सामान्य जानकारी यानी वो जानकारी जो लगभग सबको आनी चाहिए। हम अक्सर एक कंपटीशन एग्जाम में गलती ये करते हैं कि हम इतिहास के अंदर जीके ना ढूंढ के जीके के अंदर इतिहास ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब आपका पेपर का नाम क्या है? सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी। और आप सामान्य जानकारी यानी बेसिक जानकारी जो हर किसी को आनी चाहिए, कम से कम एक सरकारी नौकर को तो आनी चाहिए, ठीक है, जो आप बनना चाहते हो, वो सामान्य जानकारी ना पढ़ के आप इतिहास के प्रकांड पंडित बनने की कोशिश करते हो। कौन सा स्थल कहां है, वहां कौन से ठीकरे मिले हैं, वहां कौन से बर्तन मिले हैं, ये आपकी विषय वस्तु नहीं है। इतना गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, शाहीवाल जिले में है, रावी नदी के तट पे था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है। 1826 में प्रोफेसर चार्ल्स मेसन ने खोजा था। इसके पहले उत्खननकर्ता प्रोफेसर राय बहादुर दयाराम साहनी है। ऋग्वेद में इसे हरिपुरिया असुरपुर कहते हैं। और यहां पर लगभग सारी पुरातत्व सामग्री नष्ट हो चुकी है। दैट्स इट। 4 पॉइंट से ज्यादा हड़प्पा में नहीं है, ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब दूसरे स्थल की चर्चा करते हैं। दूसरा मुख्य स्थल है और वो है आपका मोहनजोदारो। फिल्म भी आई थी आशुतोष गोवारिकर साहब की, ऋतिक रोशन ने भूमिका निभाई है। बहुत ही अच्छी शानदार मूवी थी, आपने देखी भी नहीं होगी क्योंकि आपको तो बस लव स्टोरी में बड़े मजे आते हैं। लेकिन लव स्टोरी इतिहास नहीं सिखाती या कुछ अच्छी जानकारी नहीं सिखाती। ऐतिहासिक फिल्में आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में भी फायदेमंद साबित होती हैं। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो की अगर लोकेशन की बात करूं कि ये कहां स्थित है, तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिला, ये लरकाना जिला पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे अकॉर्डिंग भारतीयों के हिसाब से 4 राज्य हैं, ठीक है, उसमें से एक राज्य है सिंध, और सिंध का लरकाना जिला है, वहां पर मोहनजोदारो की स्थिति है। और मोहनजोदारो जो है वह सिंधु नदी के किनारे था। नदी पूछी जा सकती है, इन बड़े बड़े स्थलों से एक और आपको स्थल दिए जा सकते हैं, दूसरी ओर नदी दी जा सकती है, आपस में आपको मिलाना भी हो सकता है। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी के किनारे। और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला।
देखिए, इसको मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर घर में कंकाल ही कंकाल हैं, हर घर में यूं समझ लीजिए लाशें ही लाशें हैं। तो देखिए, मोहनजोदारो फिल्म के अंदर बताया गया है कि इसके नष्ट होने की वजह थी भयंकर बाढ़ आई थी और सारे लोग बह के चले गए थे, सारा नगर नष्ट हो गया था। लेकिन फिल्म में थोड़ा सा गलत बताया गया है। दरअसल मोहनजोदारो के खत्म होने का कारण जो है, पुरातत्ववेत्ताओं ने बताया है कि यहां पर भयंकर बीमारी फैली थी, भयंकर महामारी फैली थी, कोरोना जैसी अब फैली हुई है, ठीक है, वैसी कोई बीमारी फैली थी। इस वजह से हर घर के अंदर लाशें ही लाशें हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह मोहनजोदारो शब्द सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। वैसे मोहनजोदारो को सिंध का गुलाब भी कहा जाता है। पाकिस्तान का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का गुलाब या पाकिस्तान का नखलिस्तान कहने के पीछे कुछ वजह है। सिंध का गुलाब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर यह पूरा रेतीला हिस्सा है इसके आसपास का, उसके बावजूद भी एक शानदार सभ्यता स्थल यहां बीच में पनपा हुआ था, एक गुलाब की तरह, इसलिए सिंध का गुलाब कहते हैं इसको। आसपास की जमीन कांटों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान का नखलिस्तान, देखिए इसकी आकृति कुछ इस तरह की है, इस तरह की आकृति है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा सा नाखून हो। यह निचला नगर है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सारे स्थल लगभग, एक तरफ निचला नगर लोअर सिटी जहां पर सिंगल मंजिल के मकान हैं, ठीक है, और एक तरफ उच्च नगर जहां पर डबल मंजिल के मकान हैं, ठीक है, और बीच में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इसके चारों ओर परकोटा हैं और इसके चारों ओर भी एक परकोटा है, यानी रक्षा प्राचीर है। यह आकृति ऐसी लगती है कि कोई बड़ा सा नाखून हो, इसलिए इसको पाकिस्तान का नखलिस्तान भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस मोहनजोदारो की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो यहां पर एक वृहद स्नानागार मिला है, वृहद स्नानागार, एक बड़ा सा बाथरूम मिला है नगर के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदारो स्थल है वहां एक बड़ा सा बाथरूम मिला है। हालांकि इसकी डिटेल आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो एक बड़ा सा बाथरूम एक नगर के अंदर क्यों, किस वजह से था, तो इसका कारण हो सकता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो परंपरा है, जैसे कि बड़े धार्मिक आयोजन से पहले या फिर जैसे कि मृत्यु होती है घर में तो सामूहिक स्नान करते हैं, तो उससे संबंधित हो सकता है। इस वृहद स्नानागार को प्राचीन भारत का पुष्कर भी कहा जाता है। सवाल बन सकता है, प्राचीन भारत का पुष्कर, पुष्कर वैसे आप जानते हो राजस्थान में है, प्राचीन भारत का पुष्कर भी कहा जाता है। जैसे पुष्कर में एक तरह से पवित्र स्थल है, वहां पर सामूहिक स्नान करते हैं हिंदू लोग, वैसे ही यहां पर भी शायद सामूहिक स्नान करते होंगे। यहां पर एक वृहद अन्नागार भी मिला है। वृहद अन्नागार एक बड़ा सा ग्रेनरी मिला है। अन्नागार अनाज को स्टोरेज करने की जगह, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सवाल बन सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? वह है वृहद अन्नागार। देखिए, गलती से एक गलती हमेशा स्टूडेंट से, कॉम्पिटिटर से होती है। मैक्सिमम लोग वृहद स्नानागार को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मान बैठे हैं, लेकिन नहीं, वृहद अन्नागार जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहां पर एक पुरोहित आवास भी मिला है। यहां पर एक सभा भवन भी मिला है, जिसे शॉपिंग मॉल भी कह सकते हैं। प्रोफेसर सर जॉन मॉर्शल ने कहा इसको सभा भवन, और मॉर्टिमन व्हीलर ने इसको शॉपिंग मॉल भी कहा।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां डिस्कस करने लायक है, लेकिन फिर याद दिला दूं, हम हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। यानी मुख्य बातें, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि हमारा विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, जीके। देखिए कंपटीशन मैं समझाते समझाते थक गया हूं, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। कंपटीशन एग्जाम आपसे कभी भी हार्ड स्टडी नहीं मांगता, स्मार्ट स्टडी मांगता है। तरीके से पढ़ाई करो, स्मार्टली पढ़ो। लेकिन लोग हार्ड स्टडी में बिलीव करते हैं, नो डाउट करनी चाहिए, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यह एक अच्छा कोच ही आपको समझा सकता है। हालांकि हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन हार्ड स्टडी करना मतलब सब कुछ पढ़ना, और सब कुछ पढ़ने से आखिर में आप सब कुछ पढ़ के इकट्ठा करके लिख कर या किताबों में से पढ़कर या अपने पास में नोट्स बनाकर भी क्या कर लोगे आप? उसे एग्जामिनेशन हॉल में ले जा तो नहीं सकते। एग्जामिनेशन हॉल में वही ले जाओगे जो यहां होगा, मस्तिष्क के अंदर होगा, और मस्तिष्क के अंदर इतनी जगह है नहीं, इतना सब कुछ डालते रहते हैं और उधर से निकलता रहता है। तो इससे अच्छा यही है कि उतना ही डालो ना जितनी आवश्यकता हो। आपका एग्जामिनेशन बोर्ड आपसे कहता है कि आप सामान्य ज्ञान पढ़िए, यानी ऐसा ज्ञान पढ़िए जो लगभग सामान्य हो, सबको आना चाहिए, जो भारत के लिहाज से उचित है, भारत के हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो सामान्य जानकारी ये होती है, ये नहीं है कि आप इन स्नानागार के अंदर क्या है, कैसे कैसे बाथरूम है। हालांकि हम स्पेशलिस्ट तो सब कुछ जानते हैं कि इसके अंदर और भी क्या चीजें डिस्कस करने लायक है, लेकिन आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आप जीनियस हैं, आपको उसमें गहराई तक नहीं जाना है। तो बीच बीच में देखिए गाइडेंस भी जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम गलत ट्रैक या गलत दिशा की ओर मुड़ते रहते हैं, जो नहीं करना है। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं भूल गया था, मोहनजोदारो के खोजकर्ता के बारे में। इसकी खोज जो है वह 1922 के अंदर प्रोफेसर राखलदास बनर्जी ने की थी। प्रोफेसर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। ठीक है, तो मुख्य बात क्या है, मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे है। इसको मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहते हैं। थोड़ा बहुत अगर याद कर सको तो, इतना भी जरूरी नहीं कि यहां तक सवाल खींचा जाए, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी किस्मत खराब होती है, इसलिए मैंने यहां लिखा है। सिंध का गुलाब या पाकिस्तान का नखलिस्तान भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखी जाए तो इसे यहां से एक वृहद स्नानागार मिला है, जिसे प्राचीन भारत का पुष्कर कहते हैं। सामूहिक स्नान के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार वृहद अन्नागार मिला है, तो अनाज स्टोरेज करने का एक बड़ा सा गोडाउन यहां पर मिला है, यूं समझ लीजिए आपकी भाषा में, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और नो डाउट वहां अनाज कर के रूप में भी एकत्रित किया जाता होगा, तो कर व्यवस्था का भी ये सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। यहां से एक पुरोहित आवास मिला है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें, प्रकृति की देवी की मूर्ति वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि फिलहाल वो उस लेवल तक हम नहीं जाना चाहते, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इतनी अनुमति नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। हम कोई लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या फिर कॉलेज लेक्चरर या फिर आप किसी पीएचडी लेवल तक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यहां पर सभा भवन और शॉपिंग मॉल भी मिला है। ठीक है, तो ये है मोहनजोदारो की मुख्य विशेषताएं। अब आते हैं किसी और स्थल पर। मैप का यूज हमने लिया ही नहीं है, तो इधर ही बना लेते हैं, क्योंकि मैप का यूज पहले ही हो गया था हमारा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल की। छोटे छोटे स्थलों को देख लेते हैं, हालांकि छोटे लेवल से ही सवाल बनेंगे, जैसे कालीबंगन। कालीबंगन शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियां। वैसे देखा जाए तो इस शब्द का अर्थ बहुत ही वृहद निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन फिलहाल छोटे लेवल के कंपटीशन के लिहाज से काली चूड़ियां ठीक है। कालीबंगन शब्द का अर्थ है काली चूड़ियां। यह आपके अवस्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में।
यह था घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी जिसे ऋग्वेद में द्वशद्वती भी कहते हैं, जिसे वर्तमान में सरस्वती नदी भी कहते हैं। यह एक अंतप्रवाही नदी है जो जमीन के अंदर विलुप्त हो चुकी है। उस नदी के किनारे था कालीबंगन। इस कालीबंगन की खोज की बात करें तो इसमें भी खोजकर्ता में सबसे पुराने खोजकर्ता हैं प्रोफेसर ल्यूक पैट्रिक टेसीटोरी, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि हम जीके पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं कुछ कुछ चीजें आपको जानबूझ के चाहता हूं कि आप न पढ़े उसको। यही एक कोच का दायित्व होता है, क्योंकि मैं शुरू से अपने आप को कोच मानता हूं, टीचर नहीं मानता। कोच का काम है दिशा देना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन सा गहराई से पढ़ना है। देखिए, हमने सारे स्थलों को गहराई से नहीं पढ़ा, लेकिन इन्हीं स्थलों को थोड़ा सा अंदर तक जाकर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से ये मुख्य स्थल हैं, वहां से सवाल उठते रहते हैं। खोजकर्ता की बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज की थी 1952 से लगाकर 56 के बीच में प्रोफेसर अमलानंद घोष ने। उसके बाद में इस पर रिसर्च करने वाले और भी पुरातत्ववेत्ता थे, वहां तक अपन को नहीं जाना। अगर विशेषताओं की बात करें तो कालीबंगन में सबसे प्राचीन जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। यहां पर अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, यज्ञ कुंड मिले हैं, यज्ञ करने के साधन, और इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहां पर सरसों और चने की खेती के प्रमाण मिले हैं इन्हीं दोहरे जूते हुए खेतों से। अगर और विशेषताओं की बात करें तो यहां पर हर घर के बीचों बीच एक चबूतरे में तुलसी जैसे पूजन की परंपरा भी मिलती है। बहुत सारी विशेषताएं डिस्कस करने लायक हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इतना लेवल खींचा नहीं जाएगा। बेसिक्स लेकर ही चले तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं बनावली की। बनावली जो है, जिसे बनवाली भी कहते हैं, यह आपके हरियाणा के अंदर है। यह भी घग्गर नदी के किनारे था। तो घग्गर नदी के किनारे दो स्थल हो गए, एक कालीबंगन और एक बनवाली। ठीक है। अगर विशेषताओं की बात करूं तो इसे जौहरियों का नगर भी कहते हैं। यहां पर हालांकि ये काफी छोटा नगर है, लेकिन यहां के घरों में बहुत कीमती पत्थर और उनसे बने आभूषण भारी मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसे जौहरियों का नगर भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां पर विश्व प्रसिद्ध लाजवर्द मणि भी मिली है। तो ये दो एक विशेषताएं आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं। अब बात करते हैं और अन्य स्थलों के बारे में। जैसे लोथल। लोथल यह आपका गुजरात के अंदर है। देखिए, इन स्थलों से मैं और अंदर जिलों वाली लोकेशन तक चला के नहीं गया, जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि और जिले इतने अंदर तक नहीं आएंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड इतना भी जल्लाद नहीं है। ठीक है। लेकिन कम से कम बेसिक जानकारी तो आनी चाहिए। यहां पर बहुत कुछ आपने देखा होगा जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन किया। लेकिन बहुत कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन सब कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, जो कुछ देर पहले मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था, जरूरी है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात अहमदाबाद से थोड़ा सा एक नजदीक गांव है, भगतरा, वहां पड़ता है। यह भोगवा नदी के किनारे था। भोगवा शायद आजकल साबरमती नदी हो सकती है, क्योंकि भोगवा जैसे कोई प्रमाण हमें मिले नहीं है। यह एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। हालांकि विशेषताओं का डिस्कस करने जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतनी सारी इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां से एक जहाज गोदी मिली है। जहाज गोदी, जिसे हम डॉकयार्ड भी कह सकते हैं, उसी से पता चल जाता है कि यहां पर
एक बंदरगाह रहा होगा, यानी जहाज गोदी डॉकयार्ड यानी जहाजों के पार्किंग होने का स्थान। 3,500 साल पहले की सभ्यता, वहां पर जहाज गोदी बहुत बड़ी बात है, इसलिए तो हम सभ्यताएं पढ़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे यहां युगल समाधि मिली है, चावल और कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, यहां पर कुतुबनुमा मिला है जिसे आप कंपास दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, स्केल मिले हैं, पैमाना वगैरह मिला है। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं, मम्मी भी मिली है, लेकिन आपके इतना काम नहीं आएगा। तो मुख्य मुख्य स्थलों के बारे में हमने चर्चा की और सिंधु घाटी सभ्यता को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगला वीडियो हमारा होगा और वो होगा वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।